देश की सर्वोच्च पंचायत में होने वाली जनहित से जुड़ी चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों और अनाधिकृत कॉलोनियों को 3 साल की राहत देने संबंधित दिल्ली एनसीआर कानून दूसरा संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। संशोधन से दिल्ली में अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण पर दंडात्मक कार्रवाई से राहत अब 31 दिसंबर 2020 तक जारी रखी जाएगी। मौजूदा कानून में दंडात्मक कार्रवाई 1 जनवरी 2018 तक के लिए लागू की गई थी। ये विधेयक 2014 के कानून की तरह है, लेकिन इसमें रेहड़ी पटरी वाले प्रावधान को हटाया गया है क्योंकि इसके लिए अलग से कानून है। 2011 के कानून में व्यवस्था थी कि जब तक कोई समुचित रूपरेखा और प्रबंध नहीं होता तब तक झुग्गी झोपड़ियों और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं इस विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का अंश। National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision Second Amendment 2018, Sri Hardeep Singh Puri. Mr. Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provisions Second Act 2011 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Okay, motion moved. Now we are taking for discussion. Parvez Asmi. सर, ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर आज यहाँ बिल लाए हैं, ये दिल्ली का बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को हम लोगों ने नक्शे मांगे थे जब हमारी सरकार थी 2008 अगस्त में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 मार्च में नोटिफिकेशन किया था। उसके बाद हमने 1539 कॉलोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स दिए थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2008 में जिन कॉलोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स दिए गए, नक्शे को बाकायदा बाउंड्रीज को वेरीफाई कराने के बाद पहले नक्शे मांगे गए आरडब्ल्यूएस से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनकी बाउंड्रीज को वेरीफाई कराया गया। ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे कलीग है, ये बैठे हुए हैं, ये भी उस वक्त थे। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और आज तक इसको टाइम बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बजाय इसके कि कॉलोनीज को रेगुलाइज करा के वहां जो बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड की जाए। बेसिक एमिनिटीज में भी शुरुआत हमारी गवर्नमेंट ने करी थी। हमने उनको सड़कें दी थी, हमने उनको नालियां दी थी, हमने उनको बिजली प्रोवाइड कराई थी, हमने उनको सीवर दिया था। लेकिन आज हालत ये हो गई है सर कि उन अनऑथराइज कॉलोनीज में जिनको रेगुलाइज करने की बात 2008 में हम लोग कर रहे थे, आज तक उसे रेगुलाइज नहीं होने से वहां एक ट्रांसफार्मर रखने की जगह आपको नहीं मिल रही है। कोई आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते इसलिए कि जगह वहां बच नहीं रही है। वहां पे आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना सकते, वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाने की जगह नहीं है। अगर ये कॉलोनीज उस पर रेगुलाइज हो जाती और ये बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जगह डिमार्केट कर ली जाती तो आज इसकी जरूरत एक्सटेंशन की नहीं पड़ती। आज हालत ये है कि ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, जो 1539 कॉलोनीज हम लोगों ने रेगुलाइज की थी, आज उन कॉलोनीज का नंबर 18 के करीब पहुंच गया है। तो क्या आप इन 300 कॉलोनीज को, 200 कॉलोनीज को जो बढ़ गई हैं, क्या उन्हें डिमोलिश कर सकते हैं? क्या गरीबों को उजाड़ सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 70% दिल्ली की जो गरीब जनता है वो अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रही है, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में रह रही है। वहां कोई सिविक कम्युनिटीज देने की पोजीशन में हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डीडीए की जो लैंड पे जो ब्लाइंड्स रहते थे, वो छोटी सी जमीन को तो आपने डिमोलिश करा दिया डीडीए से। क्या बाकी जो डीडीए की प्रॉपर्टीज पे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, क्या वो डीडीए को नहीं दिखाई दिए थे कि उनको डिमोलिश करें? ब्लाइंड्स को दिखाई दिए थे जिनका हॉस्टल था। मेरा कहने का पर्पस यह है कि जब तक आप इसको जल्द से जल्द रेगुलाइज नहीं करेंगे, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने का प्रोविजंस नहीं करेंगे, वहां आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। लैंड ग्रैबर्स उसे बेच डालेंगे। कई बार मैंने लिखा आपके डीडीए के डिपार्टमेंट्स को, कितनी चिट्ठियां मैंने लिखी कि पार्क में जमुना के किनारे वहां पे इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, NH2 बाईपास बनना है, आज तक वहां कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा कहना यह है कि मंत्री जी, इसको आप जून 2017 तक कीजिए और उसके बाद का एक भी
लगने के लिए आप वहां मत छोड़िए, मैं बिल्कुल इसमें आपके साथ हूं। लेकिन आगे का जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन जरूर कीजिए कि एक भी ईंट कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बगैर परमिशन के, बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के न लगा सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, अच्छा बोला, धन्यवाद। नाउ श्री विजय गोयल। सर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2017। सर, इस बिल के माध्यम से सरकार बहुत लोगों को राहत देना चाहती है और इसीलिए ये बिल लाया गया है ताकि 2020 तक जो तलवार अनऑथराइज्ड कॉलोनीज गांवों के अंदर और शहर के अंदर लटक रही थी उससे लोग बच सकेंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के बारे में आज हम सबको सोचना पड़ेगा। दिल्ली एक विस्फोट के ऊपर बैठी हुई है और दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है, दिल्ली में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है और दिल्ली के अंदर कोई प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। आज आप देखिए दिल्ली की आबादी अब 1,80,00,000 हो गई है। आज आप देखिए अनाधिकृत कॉलोनी में 50 से 60 लाख लोग रह रहे हैं। जिस समय ये अनाधिकृत कॉलोनी शुरू में थी तो 600 थी। आज ये कॉलोनियां 2000 से ऊपर पहुंच गई हैं। कॉलोनियों के अंदर अव्यवस्था है, ना सीवर है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना कुछ है और उनके कॉलोनियों में रहने वाले लोग मजबूर हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर बार 3-3 साल के लिए इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों पे तलवार भी लटक रही है और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर जोरों पर हो रही है, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो, चाहे वो गांव हो और चाहे वो शहर हो। दिल्ली इतना बदसूरत हो चुका है कि मैं चाहता हूं एक बार सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली की गलियों में घूमें और देखें कि किस प्रकार से गली पे भी अनक्रोच करके 2-2 फुट की गली रह गई है। झुग्गी झोपड़ी में आप चले जाइए, प्रधानमंत्री कहते हैं आवास योजना लेके आएंगे। दिल्ली सरकार ने तो आवास योजना लेने से मना कर दिया है, किंतु आप अगर देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर 5-5 मंजिल मकान बन रहे हैं और उसके कारण कितना खतरा बढ़ गया है कि हल्का सा भी कभी भूकंप आया तो ये मकान ठहरेंगे नहीं और उन गरीब आदमियों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। झुग्गी झोपड़ी में भी 30 लाख लोग रह रहे हैं, स्लम में 10 से 15 लाख लोग रहे हैं, पन्नावारस कॉलोनी में 10 लाख हैं, पटरियों के ऊपर भी 5 लाख लोग सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, रैन बसेरा नाम के हैं। और इसीलिए दिल्ली सरकार की आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी किसी तरह से कोई प्लानिंग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो स्कूलों के अंदर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल के अंदर। तो मैं पूछता हूं भाई ये 100 बच्चे एक क्लास में आ कैसे जाते हैं? वो कहते हैं नहीं गोयल साहब, 30 बच्चे सोमवार को पढ़ते हैं, 30 मंगल को पढ़ते हैं और 30 बुधवार को पढ़ते हैं। ये करावल नगर और मुस्तफाबाद के अंदर आप इन स्कूलों को देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर स्कूलों की बेहद कमी है और दिल्ली के अंदर जो आदमी आ रहा है, हर साल 6 लाख आदमी बाहर से आ रहे हैं। उनके लिए कोई जन सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कोई टॉयलेट नहीं है, उनके लिए कोई सीवर नहीं है, उनके लिए कोई पानी नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार से 70% लोगों को दिल्ली के अंदर पानी मिल पा रहा है। मोती नगर जैसे एरिया के अंदर जहां पानी पहले 2 टाइम आता था, अब वहां पानी सिर्फ 1 टाइम पर आ रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को अब हमको करना है कि दिल्ली सरकार को इस बात के लिए करें कि दिल्ली सरकार जब इनकी बाउंड्रीज तय करेगी उसके बाद एमसीडी उनके नक्शे बनाएगी और उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाएगा, तब ये होगा। पिछले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि 351 रोड को पास किया गया इस बात के लिए कि उनका मिक्स लैंड यूज और उन पर कमर्शियल वैल्यू हो सकती है, किंतु दिल्ली सरकार ने वो प्रपोजल जो है वो भेजा ही नहीं अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो राव की कमेटी है उसकी अलग से तलवार लटक रही है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार जो मंत्री जी जिस तरीके से 2007 की एक सीमा बनाई गई है शहरीकृत के लिए, उसको बढ़ाकर कम से कम 2014 या 2017 ताकि उनके ऊपर भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की जो तलवार लटक रही है वो नहीं लटके। पर मैं एक बार ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के ऊपर एक अलग से बहस होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, ताकि हम देख सकें कि हम सब लोग जो कि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में खाते हैं और दिल्ली के अंदर ही हम सब लोग देख रहे हैं
कि किस तरीके से दिल्ली धीरे धीरे स्लम के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है, वो कन्वर्ट नहीं हो। मेहराली बदरपुर रोड के ऊपर मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, जो मार्बल वाले बैठे हैं उनको आपने शॉप की तरह ट्रीट किया है, उनको गोदामों की तरह ट्रीट करें, नहीं तो उनके ऊपर तलवार लटक जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, यानी कि वहां दिल्ली नगर निगम है, वहां डीडी है, वहां सीपीडब्ल्यूडी है, वहां पीडब्ल्यूडी है, वहां दिल्ली गवर्नमेंट है, वहां एनडीएमसी है, वहां कैंट है। इसको खत्म करने की जरूरत है। नरेश अग्रवाल। उपसभापति जी, मैं अभी आरोप और प्रत्यारोप सुन रहा था। हमारे ख्याल आरोप प्रत्यारोप से हटकर अगर दिल्ली को वाकई में ठीक करना है तो हम सबको मिलके कहीं न कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये बिल कई बार आ चुके हैं, हम बराबर कहते हैं कि हम लीगलाइज करने जा रहे हैं, 2 दिन से रोज हम पढ़ रहे हैं, कहीं डिफेंस कॉलोनी में कहीं ताला लग रहा है, कहीं मार्बल की दुकानें बंद करी जा रही हैं। तो क्यों नहीं एक ऐसी दिल्ली बनाने की बात करते हैं। एमसीडी तीनों आपकी है, एमसीडी जिसको पूरा ही अधिकार है वो एमसीडी क्यों नहीं कार्रवाई करती। आप दिल्ली सरकार पर तब आरोप लगाइए जब दिल्ली सरकार को कोई पावर हो। कोई पावर नहीं दिल्ली सरकार को। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस संबंध में आप जो भी करना चाहें करिए, लेकिन एक फाइनल करिए जिससे दिल्ली की उन लोगों को जो बेचारे यहाँ रह रहे, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उनको सुविधा मिल सके। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, Sri T.K. Rangarajan. The Honorable Minister has blamed the state government. State government is not given full power, or state government is not given money also to rehabilitate. But what is happening? These people are not foreigners. These people are our own people in and around Delhi, even from Tamil Nadu, Kerala, they are working here, they have got some, they have to rehabilitate. But their workplace is very near to them. A taxi wala or a vendor, he had to protect their life also. When you make the Delhi is one of the best capital in the world, you must see the people also. Don't say that it is a state subject. It is not a state subject. As far as the constitution is, Delhi is your subject. So everywhere, the ordinary people, poor people are suffering. When agriculture fails, the village people comes to the city. They have no place to live. They go and live somewhere. So it is for the government to take responsibility, not for rich people. Only downtrodden people, poor people also have to take responsibility. With this, I request the government to consider this aspect. Thank you very much. Okay, thank you. Shri Veer Singh. महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में पूरे देश से लोग अपने कारोबार के लिए, पढ़ाई करने के लिए, व्यवसाय के लिए यहाँ पर आकर बसे हैं। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, किंतु दिल्ली में जैसे जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। भूमि का अतिक्रमण बढ़ा है। डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों से मिलकर भूमाफियाएं अतिक्रमण कर रहे हैं, और जो लोग, गरीब लोग जो पूरे देश से लाखों की तादाद में हैं, नालों के किनारे पर, झोपड़ झुग्गी के किनारे पर जो आकर के बसे हैं, जो बेचारे झोपड़ झुग्गियों में रह रहे हैं और वो मजबूर हैं रहने के लिए ऐसी अव्यवस्था में जिनको कोई सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उनके बारे में सोचा जाए, उन्हें भी अच्छे परिवेश में रहने के लिए शुभ अवसर प्रदान किए जाए। मास्टर प्लान 2020 तक लाया गया था, उसकी अवधि बढ़ाकर 2021 तक कर दी गई है, किंतु समय सीमा में काम होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वीर सिंह। श्रीमती विजिला सत्यनाथ। On behalf of my party, ADMK, I welcome this legislation because it is a welfare legislation. So for want of employment, people move from villages to the shagars, the cities, and the poor people should not be on any cost be disturbed by the unauthorized thing. So it's a welcome move, and it's good to grant them a further time for the reallocation or rehabilitation of these unauthorized developments. And
the objective of this is certain forms of unauthorized developments in the national capital. From punitive action, it is extended for a limited period up to 2020. And I also wanted to put in another point that whenever they are relocated, they should not be transformed or transmitted to some other place where they lost their livelihood. Because where the livelihood is there, they should be rehabilitated in the same place. So on behalf of our party, I once again welcome this welfare measure, and I thank you for giving me this opportunity. Okay, thank you. D. Raja, please. D. Raja, please. Sir, only 2 union territories we have elected assemblies. One is Delhi, capital. The other one is Puducherry. But Puducherry also, there is conflict between Lieutenant Governor and the elected state government and the Chief Minister. In Delhi also, it is continuing. How long this conflict can be allowed to continue? This is a perpetual conflict, and conflict between 2 power centers. Lieutenant Governor acts in one way, the elected chief ministers are complaining. They are not allowed to function freely. And what is happening? We will have to relook at this issue and sort out this issue as early as possible as a parliament. Sir, in the name of smart cities, what is happening today in Delhi, the poor people are evicted in an inhuman way, I am telling you. And the previous government, UPA government, they talked about slum-free India as one of their objectives. Now you are talking about slum-free Delhi. What does it mean, slum-free Delhi? You want poor people to go away, and Delhi should remain as city of rich people, super rich people, and poor people cannot have place to live in Delhi. What is this happening in this country? And the third issue in this connection, I am asking you, there is a colony, Katputli colony, and Katputli colony, people from 14 states, they are all performing artists. They have come and settled there for years back. Now that colony is being demolished, and that is the #1 first in situ redevelopment project. This is the first of its kind in India, but people are thrown out without giving proper rehabilitation, resettlement. There is a huge demand that Katputli colony should be retained as a heritage colony on the line of Shantiniketan. I ask the government to assure the House they will not disturb the poor people and destroy their livelihood. Let them assure. Sir, Delhi attracts people from all over India. Sir, like the poor are coming, the rich is also coming here. Sir, we are talking about demolition in the unauthorized colonies. But what about where the rich have settled? What about the unauthorized farmhouses? Why is no question raised about them? They should also be demolished. Sir, my next point is, sir, why isn't the elected government of Delhi allowed to run? This is the biggest point, sir. What steps are they being taken so that this situation can be rectified? Recently, sir, the Prime Minister inaugurated a metro rail. The thing has come to such an end, sir, that the CM, the Chief Minister of Delhi, was not invited to that program. Sir, I ask you, sir, that in the name of development of Delhi, this political upmanship should stop. Okay, fine. Thank you, Harivansh. Harivansh. धन्यवाद उप सभापति जी। इन 2000 कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के पक्ष में हम सब हैं, इस बिल का स्वागत करते हैं, इस समर्थन में खड़े हैं। पर इसके साथ अनुरोध है मंत्री जी से कि जिन लोगों ने आलिशान कोठियां बनाई हैं, गलत मनी से बनाई हैं, पहले उन पर यह डिमोलिशन की तलवार चले। दूसरी चीज, 2000 कॉलोनीज आज इलीगल दिल्ली में हैं। यह भी सुना कि 2008 में और कम संख्या थी, और मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज से 10 वर्षों बाद फिर हम ये डिबेट करेंगे कि आज 500 और इलीगल कॉलोनीज हैं, इनको हम रेगुलराइज करें। तो ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, सारे बड़े शहर, इवन अब सेकंड टायर के शहरों की स्थिति यह है। इसकी मूल जड़ कहीं और है सर, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। भारत सरकार ये कोशिश करे कि कैसे हम गांवों से लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें ताकि वो शहर ना आए, उनको वहां अवसर रोजगार उपलब्ध कराएं, तभी समस्या का निदान है। नहीं तो बैठेंगे हम 10 वर्ष बाद फिर इसी विषय पर तय करेंगे। हमने गांधी को छोड़ दिया, देश की जड़ खोदने का काम कर रहे हैं। थैंक यू हरिवंश, थैंक यू, थैंक एवरी मेंबर हु वाज कोऑपरेटिंग। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, जारी है संसद संवाद। The government of the
National Capital Territory of Delhi, the Delhi government has given an affidavit, Mr. Deputy Chairman, sir, before the High Court to say that it requires 2 more years to complete the exercise which it had embarked upon. Now, if the Delhi government cannot complete the work for 2 years, we are left with no option but to seek this 3-year extension. घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। आप देख रहे हैं संसद संवाद। संशोधन प्रस्ताव में कारण और उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले कई वर्षों से असाधारण रूप से वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण राज्य की आधारभूत संरचना और संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे आवास, वाणिज्य स्थलों और अन्य सुविधाओं की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण, झुग्गी झोपड़ियों में बढ़ोतरी, अनाधिकृत निर्माण में वृद्धि, आवासीय क्षेत्रों का वाणिज्यिक उपयोग और आवास की पर्याप्त उपलब्धता की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। Now, Honorable Minister. Mr. Deputy Chairman, sir, I want to thank all the honorable members who have taken the floor and participated in this discussion, and I think all of them have supported the substance of the bill, which is that this should be passed before 31st December, because the punitive, not to do so, would invite punitive action and result in the relief which has been available since 2017 to suddenly not be available, and that would lead to large-scale demolitions, etc. The bill in 2017, which was passed into an act, covered 7 categories, Mr. Deputy Chairman, sir. Slum dwellers, jhuggi-jhompadi clusters, urban street vendors, unauthorized colonies, village abadi areas and their extensions, existing farmhouses involving construction beyond permissible building limits, schools, dispensaries, religious and cultural institutions, special areas, walled city extension and Karol Bagh, all other areas within the National Capital Territory of Delhi. Each of these had a separate cut-off point and cut-off date. Now, a lot of suggestions have been made, Mr. Deputy Chairman, sir, as to why has nothing been done since 2008. And I would like to respond briefly to the Honorable Parvez Hashmi ji to say that between 2008 and 2014, why nothing was done, I don't have the answer. The fact of the matter is that no colony has been regularized after 2008. I do have an answer, or I think I have an explanation of what happened post-2014. An attempt has been made to fast-track this procedure. The Supreme Court had appointed a committee under the chairmanship of the Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs. That committee has met several times, but as many honorable members have said, this is a multi-stakeholder exercise where the central government has to cooperate along with the DDA, the Delhi government and other agencies in order to be able to delineate the precise areas where unauthorized colonies have come up, the nature of the unauthorized construction in the 7 categories that I have mentioned. I should mention one of the categories of street vendors, we have been able to enact separate legislation so that we are not seeking protection for street vendors under this legislation now. But what has happened is that the government of the National Capital Territory of Delhi, the Delhi government, has given an affidavit, Mr. Deputy Chairman, sir, before the High Court to say that it requires 2 more years to complete the exercise which it had embarked upon. Now, if the Delhi government cannot complete the work for 2 years, we are left with no option but to seek this 3-year extension. Let me explain. When the then my distinguished predecessor, the then Minister of Housing and Urban Development,
piloted this through the Lok Sabha in December 2017, he expressed the hope that this would possibly be the last occasion in which the government would be coming to seek this extension. But in May 2017, after several meetings of this committee had taken place, the Delhi government gave an affidavit that they required 2 more years in order to complete this exercise. So I say this in a spirit not to lay the blame on any party, but to say that a lot of work still needs to be done, and hence this request for an extension. And it's my expectation that this House will pass this bill so that the sword of Damocles which hangs on the poor people of Delhi and different categories will no longer, the threat of punitive action will not be there. Why is the problem taking place? Everyone knows, Mr. Deputy Chairman, that the population of Delhi at the time of our independence in 1947 was less than 10 lakhs. After the ravages of the partition and hundreds of thousands of people who came in to Delhi, the population went up, according to the 1951 census, to be something like 15-16 lakhs. Today, that is the 2016 figures on which we have estimates, the population of Delhi is 186 lakhs. So what this has resulted in is consequences, and these consequences are unauthorized constructions, Jhuggi Jhonpadi colonies, lots of other building activity, which my learned friend, Mr. Shri Vijay Goyal, said that behind the facade of the Jhuggi Jhonpadi colony, there are 5-story buildings which are being constructed. So this is a fact of life. What we need to do, Mr. Deputy Chairman, sir, is I will take up the offer of all those who said that we should all sit down together and try and work out a system whereby Delhi's slow deterioration into a total slum. Somebody said 70% of Delhi lives there. Once we have the calculations done by this committee, we will get a full idea, and then we will need to start the whole process of rectification. Reference was made to a blind school. Mr. Deputy Chairman, sir, this is an illegal construction on DDA land. This was not a school for those 4 blind children, but those who were undertaking this illegal activity used these poor blind children as a ruse, as a front. We offered them alternate placement in another blind school nearby. Notices have been sent to them for the last several months. The people who are undertaking this illegal activity on encroached land cannot use the excuse of these 4 blind students in order to be able to regularize their own illegal activity. A reference was made to a metro inauguration, Mr. Deputy Chairman, sir. Let me clarify for the record. This inauguration was done in the UP segment of the metro. If you want to encourage another inauguration in Delhi or something, I would request you to use your margin of persuasion with the Honorable Chief Minister of Delhi. Tell him to send the proposals for phase 4 of the metro, which have been pending with him for the last God knows how many years. Then the issue was raised, Mr. Deputy Chairman, of the Katputli colony. This is an in-situ rehabilitation program. I have mentioned to Mr. Raja that all the people who live there will be provided modern, efficient accommodation there itself. The issue is of their temporary location till those flats are built. And this is, in fact, not to be able to do that, we were holding these people to ransom. We were not allowing that project to take off. For 8 years, it has been pending, and I'm very happy to inform this House through you, Mr. Deputy Chairman, that we have now finally succeeded through a court-directed process of being able to proceed with that project, and those who were not covered by the original sanction, etc., we are also trying to find ways with the help of the court to how we can rehabilitate these other people. We are in fact allocating a separate piece of land as a heritage site where the kind of skills and art forms which were practiced in the Katputli colony, those very people and artisans will be able to practice it there. So now that we have got the accommodation part sorted out, the second part of a dedicated site for these artisans to practice and the artists to practice that will be provided for. दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों और अनाधिकृत कॉलोनियों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाने वाले इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में व्यवस्था बनाए रखने के लिए
ये राहत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि सरकार को दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण से जुड़ा पूरा ब्यौरा तैयार करने में 2 साल का समय लगेगा। इसलिए दिल्ली एनसीआर कानून दूसरा संशोधन विधेयक 2017 में 1 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2020 तक 3 वर्ष के लिए बढ़ाना जरूरी है। संसद संवाद के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने वाली जनहित से जुड़ी किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।